इब्तिदा उस रहमान और रहीम के नाम से जो तमाम जहानों का पालने वाला है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव प्रोग्राम ग़िज़ा की बात और मैं हूं आपकी होस्ट नादिया नाज। प्रोग्राम का आगाज़ इस दुआ के साथ कि आप सबका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे, अल्लाह पाक हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा प्रोग्राम किसी न किसी ऐसे टॉपिक, किसी न किसी ऐसे मौजू पर मबनी होता है जिसमें हम कोई ना कोई, अगर आपको अल्लाह ना करे मर्ज़ लाहक है तो उसका इलाज आप कैसे बिलगिज़ा कर सकते हैं, ऐसे टॉपिक्स पर हम तफसीली गुफ्तगू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक भी इसी तरह की एक बीमारी से रेलिवेंट है। ट्यूमर, अगर मैं नाम लूँ, ट्यूमर यानी कि जिसको हम गिल्टी कहते हैं, गिल्टियाँ हो जाती हैं। ह्यूमन बॉडी की हम बात करें, इंसानी जिस्म में गिल्टियाँ बन जाती हैं और ट्यूमर या गिल्टी का नाम सुनते साथ सबसे पहले माइंड में ये आता है कि शायद इस पर्सन को कैंसर है और ये जो इसमें गिल्टी बन गई है इसकी बॉडी में किसी जगह पर, ये शायद कैंसर का एक सबब है। लेकिन क्या ये जितनी भी गिल्टियाँ बन जाती हैं बॉडी में, ये सिर्फ कैंसर की वजह से ही बनती हैं या कैंसर के अलावा भी कोई ऐसी अलामात हो सकती हैं, कोई ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जिसकी वजह से ये गिल्टियां यानी कि ट्यूमर्स जो हैं आपकी बॉडी में बन सकते हैं? ट्यूमर क्या है? क्या ट्यूमर सिर्फ कैंसर की वजह से ही बनते हैं या ट्यूमर की कोई और भी वजूहात हैं? इन तमाम पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ शो में मौजूद है माहिर ग़िज़ायात शहज़ाद साकिब। अस्सलाम वालेकुम शहज़ाद, कैसी हो आप? ठीक ठाक, आपके साथ? इससे पहले कि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ किया जाए, मैं आप सबको बताती चलूँ कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जिस्म में जो गिल्टियाँ बन जाती हैं उसका इलाज कैसे आप ग़िज़ा के साथ कर सकते हैं। इस टॉपिक पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। टॉपिक से रेलिवेंट जितने भी आपके क्वेश्चंस हों, कमेंट बॉक्स में ऑप्शन है, आप वहां पर हमें अपना सवाल भेज सकते हैं, आपके सवाल का तफसीली जवाब दिया जाएगा। शहज़ाद, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि जिसमें जो गिल्टियाँ बन जाती हैं जिसको लिपोमास कहा जाता है, तो लिपोमास आखिर क्या चीज़ है, क्या बीमारी है ये? बिल्कुल, ये एक बीमारी नहीं है, लेकिन जैसा अभी आपने स्टार्ट में बात की है कि तमाम गिल्टियाँ जो जिसमें बनती हैं वो कैंसरस नहीं होती। सही। तो इसी तरह जो बिनाइन लिपोमास हैं वो भी एक ट्यूमर ही की टाइप है, लेकिन ये कैंसरस नहीं है, बल्कि इसके अंदर क्या होता है कि सॉफ्ट टिश्यूज़ जो हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं और वहाँ पे जिस्म पर गिल्टी बन जाती है, जिसको हम लोग बिनाइन ट्यूमर कहते हैं या बिनाइन। और ये सॉफ्ट टिश्यूज हमारी पूरी बॉडी में काम कर रहे हैं। सॉफ्ट टिश्यूज जो है बॉडी में नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं और ट्यूमर को सबसे पहले अगर हम समझते हैं कि ट्यूमर क्या है, तो हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं जिनकी ग्रोथ भी हो रही होती है, जिनकी डिवीजन भी हो रही होती है, सही, नॉर्मल बॉडी ठीक है। लेकिन ट्यूमर कब बनता है कि जब किसी भी जिस्म के किसी भी एक हिस्से पर या एक से ज़्यादा हिस्से पर जो सेल्स हैं वो एबनॉर्मली इकट्ठे होने लग जाते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं, वहाँ पे गिल्टी बन जाती है जिसे हम लोग ट्यूमर कहते हैं। अब ट्यूमर्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं बिनाइन और एक होते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर्स। ठीक है। बिनाइन ट्यूमर्स जो हैं वो ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो कि मज़ीद ग्रो नहीं करते, यानी कि अगर वो एक जगह पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, सेल्स जो हैं वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, वहाँ पे गिल्टी बन रही है, ठीक है, तो वो एक ही जगह पे। तो शायद नॉर्मली भी ये दोनों ट्यूमर एक नॉर्मल इंसान में भी पाए जाते हैं? नहीं, जिस तरह की अगर हम लोग ने बात करें, बिनाइन ट्यूमर जो है वो आपके लिए हार्मलेस होते हैं, ठीक है, वो नुकसानदेह नहीं होते कि वो एक ही जगह पे एक्यूमुलेट रहे हैं। लेकिन जब जो ट्यूमर है वो एक से ज़्यादा जगहों पे वो स्प्रेड करने लग जाए तो हम इसे कहते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर, यानी कि वो एक से ज़्यादा जगह पे डिवाइड भी हो रहे हैं, सही, और एक से ज़्यादा जगह पर वो फैलने लग गया। और ये जो है वो रिस्क फैक्टर होता है कि मे बी उस इंसान को कैंसर है, ये कैंसर की अलामत है। मतलब मेलिग्नेंट ट्यूमर्स जो होते हैं वो खतरनाक होते हैं। बिनाइन जो है उनको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह वो एक मतलब इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सही। और जब हम लिपोमास की बात करते हैं तो ये भी ट्यूमर ही है और हम बिनाइन लिपोमास इन्हें कह रहे हैं, यानी कि वो एक ही जगह पर प्रेजेंट रहेंगे, सॉफ्ट होते हैं, मूवेबल होते हैं, लेकिन अगेन पेनलेस होते हैं। मतलब अगर आपकी बॉडी में किसी जगह पर बना है तो यहाँ से मूव करके वो किसी दूसरी जगह पर भी जा सकता है। सॉफ्ट होता है कि हम उसको अगर प्रेस करते हैं तो वो इजीली मतलब प्रेस हो रहा होता है, वो मतलब इतना सॉफ्ट, और क्योंकि वो बेसिकली ये सॉफ्ट टिश्यूज के बने होते हैं। और हमारी जो स्किन है उसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं। ये सबक्यूटेनियस लेयर जो है, जो बिल्कुल एक एपिडर्मिस ऊपर वाली लेयर है, उसके बाद जो सबक्यूटेनियस लेयर है उसमें जो है ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और इसकी अलामात क्या क्या है? मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ट्यूमर कैंसर वाला है या आपको ट्यूमर लिपोमास वाला है? सबसे इसकी जो मेन है कि अगर आपको जो ट्यूमर, अगर आपको किसी भी जगह पे गिल्टी बन गई है और अगर वो आपको पेन कर रही है तो आप कुछ दिन आप उसको दो, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में बिनाइन लिपोमास जो है उसमें भी बाज़ वो पेन करने लग जाते हैं। सही। लेकिन एक तो इसके मतलब जो एरिया जहाँ पे ये बन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कैंसरस होते हैं वो लिम्फ नोड्स पे मोस्टली बनते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये बिनाइन लिपोमास के जो ट्यूमर्स होते हैं वो मोस्टली आपकी ऊपर वाली जो कमर के जो ऊपरी हिस्सा उधर होते हैं, गर्दन पे बन जाता है, आर्मपिट पे बन जाता है, सही। उसके अलावा बाजुओं पे
कंधों पे, पेट या टांगों पे ये ज़्यादा, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा बनते हैं बिनाइन लिपोमास। और जब ये अलामात आपको जाहिर हो जाएं, मेरा क्वेश्चन ये था कि पता कैसे चलेगा कि ये कैंसर वाला ट्यूमर है या लिपोमास वाला ट्यूमर है? अगर ये आपको एक से ज़्यादा जगहों पे बन रहे हैं, आपको मतलब जो कैंसर के जो ट्यूमर्स होते हैं मोस्टली सॉफ्ट नहीं होते, सही, आपको हार्ड सख्त होते हैं, आपको फील होते हैं कि वहाँ पे गिल्टी बन गई है। सही, इसमें भी गिल्टी बनती है लेकिन वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि ये अगेन सॉफ्ट टिश्यूज जो हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं और वो एक्यूमुलेट होकर इस तरह मतलब गिल्टी की सूरत इख्तियार कर जाते हैं। सही जी। हमारे पास डॉक्टर नदीम साहब हैं। डॉक्टर नदीम साहब का क्वेश्चन है कि इज बीइंग ट्यूमर्स आर लाइफ थ्रेटनिंग, दीज ट्यूमर्स आर एक्टिव और नॉट एक्टिव इन द बॉडी? जैसा अगर हम लोगों ने बिनाइन ट्यूमर्स की बात की, क्योंकि ये बिनाइन है इसलिए ये एक्टिव नहीं है, लेकिन ये एक से ज़्यादा जगहों पे प्रेजेंट हो सकते हैं। मोस्टली बिनाइन लिपोमास जो हैं वो किसी एक ही जगह पे प्रेजेंट होते हैं। सही, मतलब जिस्म के किसी एक हिस्से पे बन जाते हैं, लेकिन बाज़ वो एक से ज़्यादा जगहों पे भी बन जाते हैं, जिसको हम लोग मल्टीपल बिनाइन लिपोमास कहते हैं, या इसको गार्डनर सिंड्रोम भी कहा जाता है। जब ये लिपोमास जिस्म के एक से ज़्यादा हिस्सों पे बनने लगते हैं, या एक से ज़्यादा अगर बॉडी पे गिल्टियाँ ऐसी बनने लग जाए तो ठीक है। और ये बनेंगे उन्हीं जगहों पर जो जगह आपने डिस्कस की पहले, और ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी। ठीक है। तो ये क्या वजूहात हो जाती हैं हमारी बॉडी में, ऐसे कौन से चेंजेस आ जाते हैं या सेल्स में कौन सी ऐसे चीज़ें आ जाती हैं जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी में बनना शुरू हो जाते हैं? अच्छा, अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करते हैं तो इसका कोई एक मतलब डेफिनेट कॉज जो है वो अभी तक नहीं डिस्क्लोज नहीं हुआ हुआ, लेकिन मल्टीपल फैक्टर्स ज़रूर हैं जिसकी वजह से बिनाइन लिपोमास जो हैं वो बन सकते हैं। बिनाइन लिपोमास की जब हमने बात की है तो ये फैटी टिश्यूज़ जो हैं उसके मतलब उसके बने होते हैं बिनाइन लिपोमास। तो इसके जो रिस्क फैक्टर्स है उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो आते हैं हमारे जो जेनेटिक्स होते हैं, यानी कि अगर पेरेंट्स में मतलब है तो मतलब उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चों में भी चांसेस हो सकते हैं उनको बिनाइन ये बन जाएं। ठीक है। उसके अलावा हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यानी कि अगर हमारे इनसफिशेंट हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारी एक्सरसाइज रूटीन अच्छी नहीं है, फिजिकली हम एक्टिव नहीं है, तो भी बिनाइन लिपोमास बन सकते हैं। बॉडी में जो है वो फैट्स जो है एक्यूमुलेट हो सकते हैं, इवन फैट की जो क्वांटिटी है वो मतलब बैड फैट जो है वो बढ़ सकता है। हम ये भी कह सकते हैं कि बॉडी अगर आपके मसल्स वर्किंग में नहीं है तब भी ये नर्व टिश्यूज एक जगह पे इकट्ठे होकर तब भी ये है कि क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो उस तरह से प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रही, तो उसमें जो ब्लड स्ट्रीम है उसके अंदर फैट्स की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी और उससे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको इस तरह के कोई भी हम इस पर और भी तफसील से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं। सफदर सुल्तान एवान साहब हैं, कह रहे हैं कि अगर ये ट्यूमर हो जाए तो क्या कोई इचीनेस या इरिटेशन फील होती है या फिर जस्ट डिस्टर्बेंस रहती है बॉडी के अंदर? नहीं, बिल्कुल इचीनेस भी फील होती है। उसके अलावा बाज़ लोगों को पेन भी होती है। ठीक है। मतलब जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की कि मोस्टली ये पेनलेस होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ये पेनफुल भी होते हैं, जिसकी वजह से आप मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि आपको सिर्फ एक गिल्टी बनी और आप नॉर्मली मतलब उसी रूटीन में आप काम वगैरह कर रहे हो। ठीक है। आपको इचिंग भी होती है, आपको मोस्टली पेन भी हो सकती है। सही। और मतलब आपकी जो डेली रूटीन है उसमें आपको मतलब हिंडर और वो आपको डिस्टर्ब भी करेगा। एग्जैक्टली जब भी अगर कोई चीज़ आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा एक नमूदार हो जाएगी तो वो तो ऑटोमेटिकली तंग करना शुरू कर देंगे उस चीज़ को। तो इसी के साथ अदनान खान साहब हैं कि कह रहे हैं कि छोटे बच्चे के जिस्म पर पैदाइशी अगर कोई गिल्टी हो तो उसका क्या किया जाए? मोस्टली जो है कि इसकी एक ये भी जैसा अगर हम लोग ने जेनेटिक्स की बात की है तो बाज़ लोगों में वो पैदाइशी तौर पे भी इस तरह से गिल्टियाँ वगैरह होती हैं, लेकिन वो अगेन हमने अभी जैसा अभी हमने गार्डनर सिंड्रोम की बात की है तो इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, इसके डिफरेंट काइंड्स हैं। सिंड्रोम भी इसका एक रीज़न हो सकता है जिसमें हम एक से ज़्यादा मतलब टाइप्स हैं। और अगर थोड़ी रहनुमाई कर दें कि सिंड्रोम क्या चीज़ है? सिंड्रोम जैसा कि हम लोगों ने एक ये डिज़ीज़ है, ठीक है, कि अगर हम बिल्कुल आम अल्फाज में बात करें तो ये एक स्पेसिफिक डिजीज़ है गार्डनर सिंड्रोम जिसको कहा जाता है, जिसमें आपके जिस्म पर एक से ज़्यादा लिपोमास जो हैं वो नमूदार हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा वो न्यूड्यूल्स उससे बनने लग जाती हैं। और जैसा कि हम लोगों ने बात की है पैदाइशी तौर पे अगर है तो वो भी इसकी एक टाइप मतलब है कि जिसमें बच्चे के जिस्म पर पैदाइशी तौर पे गिल्टी होती है, तो बेहतर है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें फौरी तौर पे, उसको इग्नोर ना करें। तो इसमें ये हो सकता है कि मे बी उसकी मदर में ऐसा कोई हो या फादर में पहले से रह रहा हो तो इस वजह से बच्चे में आके जेनेटिकली भी हो सकता है। ठीक है जी, आप डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें इस बारे में कि पैदाइशी तौर पर बच्चे के जिस्म पर आखिर गिल्टी है किस वजह से। इसी के साथ अहमद रज़ा साहब हैं, कह रहे हैं कि मेरे जिस्म में बहुत ज़्यादा गिल्टियाँ हैं, इनको मैं कैसे ख़त्म करूँ?
अच्छा, गिल्टियाँ जो है इनके सबसे पहले जो है इनको ये देखने की ज़रूरत है कि वो गिल्टियाँ किस तरह की हैं। सही। क्योंकि जब हम बात कर, अभी हम लोगों ने जैसा कैंसर की बात की है कि सारे लिपोमास जो हैं वो कैंसरस नहीं होते, लेकिन कुछ केसेस में ऐसे होता है कि वो सबसे पहले हमें इसके वो समझने की ज़रूरत है कि कौन सी टाइप जो है वो हमारे लिए ख़तरनाक है और कौन सी हमारे लिए ख़तरनाक नहीं है। सही। जैसा कि अगर तो वो सॉफ्ट है, आप उसको फिज़िकली खुद एग्जामिन कर सकते हो कि अगर वो सॉफ्ट है और प्रेस करने पे वो मतलब प्रेस हो रहा है और मूवेबल है और आपको पेन नहीं कर रहा, तो इट मीन्स वो आपके लिए इतना डेंजरस नहीं है, लेकिन स्टिल इसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। बाज़ जो है वो जिसको हम आम अल्फाज में मतलब बहुत ही आम ज़बान में जिसे हम कहते हैं कि जिसम पे फोड़े बन जाते हैं, या बिल्कुल ऐसा तो है। ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं। ठीक है। गिल्टियाँ एक अलग चीज़ है और वो एक अलग चीज़, फोड़े एक अलग चीज़ है। ठीक है। और उसकी डेफिनेटली गिल्टियों के भी जैसा कि एक रीज़न हम लोगों ने बिनाइन लिपोमास में हमने डिस्कस किया है कि सॉफ्ट टिश्यूज़ जो हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ये बिनाइन लिपोमास बनते हैं। तो अगर जिसम पे एक से ज़्यादा है, आप एक तो उसको चेक करो कि मतलब वो आपको पेनफुल हैं या आपको सॉफ्ट हैं या आपके हार्ड हैं, एंड देन आप डॉक्टर से भी रुजू कर सकते हो। उसके अलावा इसके जब हम बात करें कि क्या क्या इसकी कॉजेज़ क्या हैं, ठीक है, तो उसमें हमारी डाइट जो है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सही। कि इसके अंदर डाइट में भी मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप इसको इवन ट्रीट भी कर सकते हो और आप इसको बढ़ा भी सकते हो। ठीक है। और हमें किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना। आपका टॉपिक से रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल ज़रूर हम लोगों को भेजें, उसका तफसीली जवाब आपको दिया जाएगा। इसहाक सैफी साहब हैं, कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ स्लिप टेस्ट इन लिपोमास। इसके अंदर लिपोमास में हम सबसे पहले तो ज़्यादा जो हम करते हैं, सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है। उसके अलावा हम लोग करते हैं बायोप्सी भी कुछ केसेस में होती है। और उसका तरीका आपने बताया, कह रहे हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन का तरीका दोबारा से थोड़ा डिस्क्राइब कर दें। फिजिकल एग्जामिनेशन आप मोस्टली आप खुद भी कर सकते हो कि आप उसको प्रेस करके देख सकते हो कि आपको वो पेन कर रहा है नहीं कर रहा, वो सॉफ्ट है या हार्ड है। अगर आपको उसको मतलब गिल्टी आप प्रेस कर रहे हो, आपको हार्ड लगती है, तो उसका मतलब वो बिनाइन लिपोमास नहीं है, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है। और मोस्टली वो ज़्यादा इन्वेट नहीं करता, लेकिन वो 5 सेंटीमीटर तक उसका साइज़ होता है या मोस्टली उससे कम होता है। ठीक है। 5 सेंटीमीटर कितना होगा शहज़ा? 5 सेंटीमीटर इतना सा। ठीक है, छोटा सा, छोटा ही होता है। सही। और ये कि मोस्टली इससे कम भी होता है और वो सब क्यूटेनियस लेयर में मतलब प्रेजेंट होता है कि आपको प्रेस कर रहे हो, वो सॉफ्ट हुआ है और मूवेबल है और आपको पेन नहीं कर रहा। और अगर आपको पेन कर रहा है तब भी और स्टिल अगर वो सॉफ्ट है तो इसका मतलब वो बिनाइन लिपोमा है। सही। बहुत कम केसेस होते हैं कि उसमें वो लिपोसार्कोमा की तरफ चल जाए। लिपोसार्कोमा जो है बेसिकली वो भी कैंसर की ही एक टाइप है। ठीक है। लेकिन अगेन जैसा कि अभी हम लोग बात करें कि ये बिनाइन लिपोमास जो हैं वो सॉफ्ट टिश्यूज़ के बने होते हैं, जो लिपोसार्कोमा होते हैं वो भी सॉफ्ट टिश्यूज़ के ट्यूमर्स बनते हैं, लेकिन वो कैंसरस होते हैं। सही जी। और इन दोनों में ये फ़र्क है। ठीक है। सफदर सुल्तान साहब का दोबारा क्वेश्चन है, सबसे पहले शुक्रिया अदा करें आपके पहला जो आपने क्वेश्चन का आंसर किया। दूसरा सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या ये सर्जरी से रिमूव करवाए जा सकते हैं? बिल्कुल करवाए जाते हैं, क्योंकि जब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, या तो इसमें क्या होता है कि आपके जो लिम्फ नोड्स पे तो बहुत कम होता है ये, लेकिन ये कि जो भी नोड्यूल बन जाता है आपकी बॉडी पर, इसको डिफरेंट तरह से जब हम ट्रीट करते हैं, या तो हम इसको सर्जिकली रिमूव करते हैं या फिर स्टीरॉयड इंजेक्शंस होते हैं जिसकी वजह से वो उसी जगह पर सिकुड़ने लग जाता है और सिकुड़ने के बाद वो टेपर ऑफ हो जाता है। ठीक है। तो सर्जरी का क्या तरीका है बॉडी में, मतलब कट वगैरह लगा के उसको निकाला जाता है? इंसर्शन करके मतलब जिस तरह वो बर्स्ट हो जाता है जिससे, और वो जो मतलब वो एक सॉफ्ट टिश्यूज जो है वो इस तरह के लिक्विड टाइप आप समझ लें कि वो इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पे, तो वो जो लिम्फ होता है वो सारा रिमूव कर दिया जाता है, इसको इंसर्ट करके बर्स्ट हो जाता है जिसके बाद उसको रिमूव कर। सही। और इंजेक्शन वाला जो तरीका आपने बताया वो उसका कोई कंप्लीट कोर्स है? उसका एक कोर्स है जिसमें हम लोग स्टीरॉयड इंजेक्शंस ऑब्वियसली हम उसको खुद से नहीं फॉलो कर सकते, बल्कि एक कंप्लीट कोर्स है जो हमें प्रॉपर डॉक्टर जो रिकमेंड करते हैं वो उसको फॉलो करते हैं। और उसमें वो एक ही जगह पर जो है वो इंजेक्शन की वजह से वो जिस जगह पे भी बना होता है वो वहीं पर इंजेक्शन उसी में लगाया जाता है और वो वहीं पे सिकुड़ने लगता है। ठीक है। उसमें ये नहीं होता कि वो एक से ज़्यादा जगहों पे फिर जिसकी वजह से वो नहीं जाता। या हम लाइपोसक्शन का जो मेथड है वो भी हम बिल्कुल इस पर भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे पास सैयद हुमायूं रज़ा साहब हैं, कह रहे हैं कि मेरी वालिदा की बॉडी पे बहुत सारी गिल्टियाँ हैं और ये सिलसिला मतलब इनके साथ भी है, और मेरी आगे से जो बच्चे हैं कह रहे हैं मेरी औलाद में भी ये सिलसिला चल रहा है। तो वही जो आपने
आपने बात की थी जेनेटिकली, तो ये कैसे पूछ रहे हैं कि कैसे कम हो सकता है या इसको खत्म किया जा सकता है? इनकी डाइट का इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, उसके अलावा इनके जो है फिजिकल एक्टिविटी है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स को ऑब्वियसली हम चेंज नहीं कर सकते, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे मतलब कंट्रोल में होते हैं जिनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं और कुछ को हम नहीं कर सकते। जैसे जेनेटिक्स हम उसको, फैमिली हिस्ट्री को हम चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल, लेकिन ये अपनी डाइट में इस तरह की चीज़ें जो है शामिल कर सकते हैं जिसकी वजह से इनका बेसिकली क्या होता है कि हमारी बॉडी में फ़ैट का कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सॉफ्ट टिश्यूज़ या जो फैटी टिश्यूज़ होते हैं वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो हमें जो है ऐसी ग़िज़ाएं, जैसे हम कहते हैं कि खून जिससे साफ़ होता है, या हमारा लिवर जो है वो बेसिकली सारा जो ब्लड है उसको क्लींस करने का काम करता है कि उसको साफ़ करता है। तो अगर हम ऐसी डाइट लें जो कि लिवर के लिए अच्छी है और अगेन जो खून को जो साफ़ करती हैं वो भी बेहतर है इसमें। तो यहीं पे आप ये भी बता दें कि अगर खून में आपके कोई ख़राबी हो या खून में कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ब्लड साफ़ नहीं बन रहा, तो ये भी एक कॉज हो सकता है कि आपको ये गिल्टियाँ बन सकती हैं, क्योंकि ये होता है कि खून में जो जहरीले मादे होते हैं वो उस तरह से प्रॉपर्ली क्लींस नहीं हो रहे होते, फिल्टर नहीं हो रहे होते, जिसकी वजह से फैटी टिश्यूज़ या जो ये सॉफ्ट टिश्यूज़ के जो है वो एक्यूमुलेट होने लग जाती हैं और बॉडी जो प्रॉपर्ली क्लींस नहीं कर रही होती ब्लड को, इस वजह से भी ये फोड़े बनना या इस तरह से गिल्टियाँ बन जाना ये भी हो जाती है। क्योंकि गिल्टियों की भी मल्टीपल रीजंस हैं। ठीक है, वो किस वजह से? तो शहज़ा, इन्होंने मतलब पूछा कि उनकी वालदा में भी हैं, फिर उनमें भी हैं, फिर उनकी आगे से जो बच्चे हैं उनमें भी ये सिलसिला चल रहा है। तो ऐसे जेनेटिकली जिनका ये प्रोसेस चल रहा है, तो उनको मतलब फर्दर अगर उनके बच्चों की भी शादियाँ होती हैं और जनरेशन उनकी आगे बढ़ती है, तो उनको ऐसी कौन सी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करनी चाहिए कि वो फर्दर किसी जनरेशन में आगे ये डिसीज़ ना फैल सके? जनरेशन में आप इसको पास ऑन करने से तो आप इसको नहीं रोक सकते, लेकिन आप अपनी डाइट को कंट्रोल कर सकते हो। आप अगर किसी भी बंदे को अगर बिनाइन लिपोमास का वो शिकार है और उसको उस टाइम में फैटी टिश्यूज़ की गिल्टियाँ बन रही हैं, तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि अपनी डाइट से ऑयली चीज़ें जो है वो कुछ अर्से के लिए वो माइनस कर देनी चाहिए, ठीक है, खत्म कर देनी चाहिए। क्योंकि अगेन ये फैटी टिश्यूज़ के बन रहे हैं, आपको फ्राइड चीज़ें नहीं खानी, ऑयली जो बहुत ज़्यादा चीज़ें आप वो उनका इस्तेमाल आप तय कर दें कुछ अर्से के लिए। उसके अलावा आपने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है अपने, तो आपके जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं आप वो चीज़ें अपनी बॉडी में ऐड करें। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जितनी भी ग़िज़ाएं हैं वो आप अपनी डाइट में आप ऐड करें। ठीक है, स्पेशली जब हम इसकी बात करते हैं, चुकंदर की बात करते हैं, मतलब वो उसका भी एक है कि आपके खून को साफ़ करता है। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। तो उसके अंदर भी बेसिकली जो ग्लूटाथायोन है वो एक मेन चीज़ है जो कि आपकी बॉडी में से बॉडी में जो खून है उसको साफ़ कर रहा है। जेनेटिकली हम ग़िज़ा का अच्छा इस्तेमाल करके, उसका अच्छा चुनाव करके हम इससे बच सकते हैं, लेकिन हम इसको जेनेटिकली अगर आपके अंदर ये फैमिली में ये चीज़ रन करिए तो हम उसको रोक नहीं सकते। ठीक है, लेकिन हम इसको बेहतर ज़रूर इम्प्रूव ज़रूर कर सकते हैं कि जितना भी है ये कम से कम हो जाए, ज़्यादा ना हो। डॉक्टर नदीम यूनुस साहब हैं, कह रहे हैं कि प्लीज़ डिफ्रेंशिएट बीइंग सिस्ट एंड बिनाइन ट्यूमर, काइंडली गाइड कर दें इस बारे में इनको। जो है जैसा कि अभी हम लोगों ने बात कर रहे थे, बिनाइन ट्यूमर्स जो हैं, बिनाइन ट्यूमर्स वो हैं जो मूव नहीं कर रहे। ठीक है, और उसमें जो है हमारे ट्यूमर की एक टाइप है ये भी, और वो मूवेबल नहीं है और वो एक किस्म की इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है। सिस्ट जो है वो एक तो वो हार्ड होता है, उसके अलावा उसके अंदर लेगिंग्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब वो उसके अंदर कोई ना कोई लिक्विड जो है वो फिल्ड होता है, लिक्विड फिल्ड मटेरियल जो है वो सिस्ट जिससे हम बॉडी पे बन जाते हैं, इसको हम फोड़े वगैरह भी कहते हैं। वो ठीक है, वो जो आप थोड़ी देर पहले डिस्कस भी करते हैं, सिस्ट को हम फोड़े कहते हैं। तो ये फोड़ों का और गिल्टियों का आपस में कोई कॉम्बिनेशन है? कॉम्बिनेशन नहीं, लेकिन ये दो डिफरेंट चीज़ें ज़रूर है। मतलब जैसे जब खून साफ़ नहीं होता तो तब ये इस तरह से होने लग जाता है, लेकिन गिल्टियों की बहुत डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। ठीक है, एक ये कि कैंसरस भी हो सकती हैं, नॉन कैंसरस भी है। उसके अलावा आपकी डाइट जो है उसका इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब इसकी गिल्टियाँ बनने की डिफरेंट रीजंस होती हैं, लेकिन अगेन हम उसको अपनी डाइट अच्छी करके, अपने जो फिजिकली खुद को एक्टिव करके हम इसको बिल्कुल ऐसा है। हुमैरा ऐवान साहब हैं, कह रही हैं कि अगर गिल्टी सॉफ्ट हो और दोनों हाथों पर बन गई हो और काफ़ी पेनफुल भी हो, तो उसके लिए क्या किया जाए और ये क्यों बनी है दोनों हाथों के ऊपर और पेनफुल भी है, इसका भी कुछ इलाज बता दें कि ये बनी क्यों है। जैसा कि अभी इन्होंने बात की कि हाथों पे बनी है, तो ये कैंसरस तो नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की कि लिपोमास के बाद जो ट्यूमर्स होते हैं वो पेनफुल
भी होते हैं, और अगर इनको हाथों पर और इनको काफ़ी मोस्टली ये होते हैं कि कुछ अरसे तक रहते हैं और वो खुद ही बर्स्ट भी हो जाते हैं, ठीक है, कुछ केसेस में, जिसकी वजह से वो जो भी अंदर वो फैटी टिश्यूज के वो मतलब लिक्विड इकट्ठे हो गए और गिरा की सूरत में वो गिल्टी उन्होंने बना ली है, तो वो फटने की वजह से वो खुद ही वो लिक्विड मटेरियल जो है वो निकल भी आता है, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर तो इनको बहुत ज़्यादा मतलब वीक्स बहुत ज़्यादा हो गए, इनको फौरी तौर पर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किए थे अभी, डिफरेंट मेथड्स डिस्कस किए थे, वो उसके थ्रू इसको ट्रीट कर सकते हैं, मतलब सर्जिकली या तो रिमूव हो जाएंगे या स्टीरॉयड इंजेक्शंस लग सकते हैं या लाइपोसेक्शन हो सकता है। सही जी। और उसके अलावा ये भी होता है कि हम लोगों ने इसको डिफरेंशिएट करना होता है कि कैंसरस है या नहीं कैंसरस है, तो उसके अंदर भी हम लोग टेस्ट करते हैं, जिसमें फिजिकल एग्जामिनेशन भी था, बायोप्सी था, जिसमें हम उसको थोड़ा सा मटेरियल जो लेके हम उसको लैब में टेस्ट करते हैं, या MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड वगैरह ये चीज़ें भी की जाती हैं। बायोप्सी पे भी अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मेरी तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि प्रोग्राम में बताई जाने वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ आप तक महदूद ना रहे, बल्कि आपके अपनों और आपके प्यारों तक भी पहुंच सके, जिसमें बनने वाली गिल्टियों का इलाज आप कैसे ग़िज़ा के साथ कर सकते हैं। इस पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ शो में माहिर ग़िज़ायात शहजाद साकिब मौजूद हैं। आपका टॉपिक से रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन है तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर सवाल करें, आपके सवाल का तफसीली जवाब दिया जाएगा। शहजा, हम बात कर रहे थे कि वीक्स की, कि अगर कुछ वीक्स हो गए हैं इनको, तो आप ये बता दो कि इसका कोई टाइम पीरियड भी है कि ये इतने टाइम पीरियड से लेकर इतने टाइम पीरियड तक रहती हैं? टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन ये कि जैसा अभी हम लोगों ने बात की कि खुद ही जो है ये बन के ख़त्म भी हो जाती हैं, ठीक है। तो उसमें यही है कि अगर तो ये आपको फ्यू वीक से ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर है तो आप इसको फौरी तौर पे डॉक्टर को कंसल्ट करो, इसको मतलब इग्नोर ना करो। सही। लेकिन अगर कुछ दिन रह रहा है तो आप इसमें जो है अपनी एक तो उसी दौरान अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखो कि अपनी डाइट से तमाम जो है वो फैटी जो चीज़ें हैं वो माइनस कर दी जाए, ताकि मज़ीद जो है वो एग्रीवेट ना हो सिचुएशन। ठीक है। और इसमें अगर हम सफाई की बात करें तो क्या सफाई का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे इनके हाथों पर बन गया है? बिल्कुल, सफाई का ख्याल रखना भी ज़रूरी है, और उसके अलावा जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की है कि डाइट का ख्याल रखना बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही जी। इसी के साथ हम प्रोग्राम के सिलसिले को ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। बायोप्सी क्या चीज़ है, आप ये भी यहाँ पे जितने भी हमारे देखने वाले हैं उन सबकी रहनुमाई कर दें कि बायोप्सी क्या चीज़ है। बायोप्सी बेसिकली एक टेस्ट है जिसमें हम लोग उसका कोई भी मोस्टली लिवर फंक्शन को चेक करने के लिए भी बायोप्सी की जाती है, जिसमें हम उसका थोड़ा सा पार्ट जो है वो लेते हैं और उसके बाद उसको लैब में टेस्ट किया जाता है। वो पार्ट आपके लिवर का होगा या फिर जो गिल्टी आपको बन गई है उसका होगा? मतलब बायोप्सी डिफरेंट चीज़ों को चेक करने के लिए मतलब हम लोग यूज़ करते हैं, एग्जामिन करने के लिए। बिल्कुल ऐसा है। तो उसमें जब ये हमने इसकी बात करें, बेनाइन लियोपोमास की बात करें या ट्यूमर्स की बात करें, तो ट्यूमर का थोड़ा सा सेल या उसका पार्ट जो है वो लिया जाता है और उसको लैब में टेस्ट किया जाता है। क्योंकि हम उस पार्ट को लेके हम उसको टेस्ट करें तो इसलिए इसको बायोप्सी कहते हैं, मतलब लिविंग एंटिटी जो है उसको लेके हम टेस्ट ठीक है। तो ये बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टेज पर जाकर इसको चेक किया जाता है बायोप्सी को, या फिर वैसे भी एग्जामिन किया जा सकता है? इसको मोस्टली बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पर बायोप्सी का जो टेस्ट है उसको नहीं यूज़ किया जाता, बल्कि फिजिकल एग्जामिनेशन या जैसा हमने बात की है MRI, अल्ट्रासाउंड वगैरह, ये टेस्ट जो है वो लिए जाते हैं। अदरवाइज बायोप्सी हम लोग यूज़ करते हैं इस चीज़ को चेक करने के लिए कि ये कैंसरस हैं या नॉन कैंसरस हैं। ठीक है। ताकि वो अगेन वो पता चल सके कि ये जो गिल्टी बन रही है ये कहीं कैंसर की तो नहीं है। बिल्कुल जी, सही। इसी के साथ आप मुझे ये भी बता दो कि कौन से ऐसे अवामिल हैं, क्या कोई वायरसेस हैं या बैक्टीरियाज हैं, बहुत से लोग इस तरह पूछ भी रहे हैं कि जिसकी वजह से ये गिल्टियाँ इंसानी जिस्म में बन जाती हैं, अगर ये जेनेटिकली नहीं है और फिर भी आपकी बॉडी में बन रही है, तो कोई वायरस ऐसा है या बैक्टीरिया ऐसा है जिसकी वजह से ये बन रही है? बैक्टीरिया गिल्टियाँ बनने की वजह नहीं होती। ठीक है। बल्कि इसकी वजह जो है वो एक तो हमारी डाइट है, उसके अलावा हमारी फिजिकली अगर हम इनएक्टिव हैं वो हैं, और ओबेसिटी भी इसका एक कॉज है कि अगर जो लोग मोटापे का शिकार होते हैं उनमें भी ये चांसेस बन सकती हैं ये। ठीक है। उसके अलावा अगर किसी को लिवर का कोई इशू है तो उसमें भी, क्योंकि लिवर बेसिकली जैसा अभी हम लोगों ने बात की है कि वो क्लींस कर रहा होता है, पूरे ब्लड को फिल्टर कर रहा होता है उसको। अगर लिवर में कोई भी मतलब मैल फंक्शनिंग हुई है तो लिवर ही रिस्पॉन्सिबल है, उसने बाइल भी प्रोड्यूस करा होता है, जो कि अगेन हमारी बॉडी में जो मतलब जो भी हम न्यूट्रिएंट्स वगैरह खा रहे होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर रहा होता है। मोस्टली फैट की जो इमल्सिफिकेशन है उसके लिए बाइल रिक्वायर होता है। सही। तो जब लिवर काम ठीक नहीं कर रहा, फैट्स की इमल्सिफिकेशन सही नहीं हो रही, उसकी डाइजेशन सही नहीं हो रही, उससे
उससे भी अगेन बॉडी में ये कहीं ना कहीं फैटी टिश्यूज जो है, इसका किसी वायरस या बैक्टीरिया से कोई ताल्लुक नहीं है। हाजरा बतूल है हमारे साथ। हाजरा बतूल का क्वेश्चन है, कह रही है कि हार्ट पेशेंट की आर्म में सॉफ्ट गिल्टी बन जाए और प्रेस करने से पेन ना करे तो क्या डेंजरस है और इसको रिमूव करवा देना बेटर है या नहीं? अगर आपको पेन नहीं करा तो इट मीन्स वो डेंजरस नहीं है कि वो आपके लिए पेनफुल नहीं है। वो बोल रही है कि हार्ट पेशेंट भी हैं, हार्ट पेशेंट भी हैं, तो वो इसी वजह से मतलब जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की है कि उनमें उनके ब्लड में अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो गया, उनके ब्लड में अगर फैट्स का लेवल ज़्यादा हो गया, तब भी गिल्टियाँ बनने की जो है वो चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो बेहतर है कि वो एक दफ़ा या तो डॉक्टर से भी कंसल्ट करें। उनको मोस्टली वो कह रहे हैं कि पेनफुल नहीं है, बस एक गिल्टी बनी हुई है। पेनफुल नहीं है लेकिन गिल्टी बनी हुई है, स्टिल बेटर है कि आप इग्नोर ना करें बल्कि कंसल्ट ज़रूर करें। सही जी। इसी के साथ अस्मा फराज हैं, बड़ा अच्छा सवाल पूछ रही हैं, कह रही हैं कि मेरी आँख के साथ नोज़ के पास जो है वो गिल्टी है, सॉफ्ट है और पेन नहीं करती। उसका ऑपरेट भी करवाया था लेकिन अब प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गिल्टी उनकी वहीं की वहीं है। तो उसका क्या वजह है कि गिल्टी जो है वो ऑपरेट करवाने के बाद भी वहीं पे है और पेनफुल नहीं है? तो वो क्या वजह है कि गिल्टी अभी भी जो है वहीं पे है, आँख के बिल्कुल पास बता रही है? एक तो ये चीज़ मतलब लाजमी है कि जैसे अभी हम लोग ने बात की थी कि गिल्टी और जो ये फोड़े होते हैं उनमें फ़र्क होता है। बिल्कुल ठीक है। तो गिल्टी जो है वो उसके मतलब ऑब्वियसली अगर वो एक तो ये बताएं कि ये सॉफ्ट है या हार्ड है, ठीक है, और दूसरा ये कि उसके बावजूद अगर ये इस तरह कह रही है कि पेन नहीं है और ऑपरेशन करवाया था लेकिन अब कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन बता दें कि ये दोबारा से भी ना हो और जो है वो ख़त्म भी हो जाए, तो उसके अंदर एक तो ये अपने मतलब स्टीरॉयड इंजेक्शंस का जो है वो भी ये मेथड यूज़ कर सकती हैं अगेन डॉक्टर की रिकमेंडेशन से। सही क्या और मोस्टली ऑपरेट में हम लोग मतलब होता ही ये है कि उसको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है। तो ठीक है, मतलब जब ये आइडिया नहीं हुआ कि किस तरह पॉसिबल है कि वो बिल्कुल कि अभी भी में भी हो सकता है कि वो दोबारा से या उसके साथ गिल्टी बन रही हो तो वो दोबारा से एक और गिल्टी बन गई, ऐसा हो सकता है। तो काइंडली आपका जो भी क्वेश्चन है उसको आप तफसील से बताएं कि ऑपरेट हुआ था, ऑपरेट के बाद गिल्टी दोबारा हो गई थी या गिल्टी ठीक से रिमूव ही नहीं हुई थी, तो शज़ा आपकी ज़्यादा बेहतर तरीके से रहनुमाई कर सकेंगी इस सिलसिले में। अपना सवाल जो है वो बिल्कुल तफसील से हमें बताएं। उसके अलावा जो हमारी डाइट है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, यानी कि हमें अपनी डाइट में फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स यूज़ करने हैं अगर इनको है ये इशू। सही, ठीक है। और वो तमाम लोग भी जिनको मतलब गिल्टियों का इशू रहता है या जिनको इस तरह से बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इस तरह से जिस्म पर बनते रहते हैं, तो उनको अपने डाइट में इस तमाम वो चीज़ें शामिल करने की ज़रूरत है जो ब्लड को क्लींस करती हैं। हमारा खून साफ़ होगा तो ऑब्वियसली वो हमारे एक तो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब हो रहे होंगे, हमारे जो ब्लड स्ट्रीम है वो मतलब उसमें कोलेस्ट्रॉल या इस तरह लिपिड्स वगैरह का बिल्कुल शज़ा। ब्लड साफ़ करने के लिए हम कौन कौन सी ग़िज़ाएँ, जूसेस और कौन कौन से वाइटामिन ले सकते हैं, इस पर हम तफसीली बात करेंगे। पर जितने लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं उन तमाम के सवालात के जवाब जो हैं वो बराह रास्त दिए जा सकें। उमैर साहब हैं, पूछ रहे हैं कि मेरी नेक के पास जो है गिल्टी है और जो उनकी नेक के पास गिल्टी है और उसमें दर्द भी होती है, तो उसको ट्रीट करवाना चाहिए? मतलब प्रेशर उसको देते हैं तो उसको दर्द हो रहा है, तो उसको ट्रीट करवाने का क्या तरीका है? निकलवा देनी चाहिए या फिर ऐसा कोई मुश्किल नहीं है? बिनाइन ट्यूमर्स जो हैं या बिनाइन लिपोमास जो हैं वो मोस्टली नेक पे भी प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर इनको ये पेन कर रहे हैं, मोस्टली पेन नहीं भी करते नेक के पास, हाँ, वो कह रहे हैं कि प्रेशर देता हूँ मैं तो वो दर्द करती है, वजह से ना हो, टॉन्सिल्स भी इसकी एक रीज़न हो सकती है। ठीक है, तो बेहतर है कि ये इस तरह से मतलब खुद से ना करें कि अगर पेन हो रही है तो मतलब हम लोग मोस्टली उसको इग्नोर कर देते हैं जब तक कि वो एक बड़ा मसला ना बन जाए। सही, लेकिन इनको नेक के पास है तो बेहतर है कि ये एक दफ़ा डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें और टेस्ट वगैरह प्रॉपर हो ताकि पता लगे कि अगर ये मतलब टॉन्सिल्स के हैं या नहीं है। सही जी, मतलब की वजह से भी मोस्टली नेक के पास बन जाते हैं और हो भी सकता है कि ये लिपोमास वाली गिल्टियां ना हो, ये टॉन्सिल्स वाली गिल्टियां हो। तो इन्होंने यही पूछा था कि डॉक्टर से मैं ट्रीट करवाऊं या ना करवाऊं। गिल्टियां बनने की भी डिफरेंट रीज़न होती हैं, स्पेशली वो जो एरिया या पार्ट है जहाँ पे बन रही होती है वो भी एक उसका एक मेन एक सिम्टम हो जाता है जो हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट करता है। तो नेक के पास है तो हो सकता है कि ये सिर्फ इसकी एक कॉज ना हो बल्कि टॉन्सिल्स भी इसका कॉज हो। ठीक है जी, तो आपकी रिकमेंडेशन जो भी है शहजाद वो आप काइंडली लाजमी रिकमेंड करें। ठीक है, मतलब डॉक्टर को लाजमी दिखा दें। शहजाद एवान साहब हैं, पूछ रहे हैं कि आई हैव सम इशू, ठीक है, इसके बारे में कि गिल्टियाँ जो हो जाती हैं तो ये क्यों हो जाती हैं? फिर इनका यही सवाल है कि क्यों होती क्यों है ये? एक तो ये रीज़न है कि हमारी वही फैक्टर्स हैं जो कि इसकी रीज़न बनते हैं। ठीक है, इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है गिल्टियाँ बनने का। एक तो गिल्टियाँ जो है वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हो सकती हैं, मतलब गिल्टी बनना सिर्फ किसी एक
चीज़ को नहीं, एक चीज़ की तरफ नहीं इशारा करती है। यानी कि सिर्फ ये नहीं है कि अगर गिल्टी बनी है तो वो कैंसरस है, या अगर गिल्टी बनी है तो वो बिनाइन लिपोमास की है। मतलब डिफरेंट रीज़न है, जिसमें से अभी एक हमने टॉन्सिल्स का भी जिक्र किया है। सही। और दूसरा ये कि क्यों बन रही है, तो जितना हम अपनी डाइट को क्लीन रखते हैं, जितना हम अपनी फिजिकली एक्टिव रहते हैं, उतना ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमारे ब्लड साफ रहता है, हमारे जिस्म पर इस तरह से इश्यूज नहीं होते। ठीक है जी। जिसमें एक और अगर जेनेटिकली है तो हम ऑब्वियसली हम उसको नहीं कर सकते। इसी के साथ शेजा आप मुझे ये बताओ कि लिपोमास की जो शनाख्त है वो काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि कैसे मुमकिन हो सकती है कि हमें इजीली पता चल जाए कि ये कैंसर वाला ट्यूमर है या फिर ये बिनाइन लिपोमास है या दूसरी कोई गिल्टी है या फोड़ा टाइप, इस तरह की चीज़ें हैं। एक तो हमने इसकी बात की थी कि कहाँ पे बन रहे हैं, किन जिस्म के किन हिस्सों पे बिनाइन लिपोमास जो हैं वो बनते हैं। तो कमर की ऊपरी हिस्सा है, गर्दन हो सकती है, कंधे हो सकते हैं, बाजू हो सकते हैं, आर्मपिट हो सकती है, पेट और टांगे हो सकती हैं। सही। बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो फेस पे हों, बहुत कम होते हैं कि बिनाइन लिपोमास जो है उसकी गिल्टियाँ फेस पर भी बने। सही। लेकिन बन सकती हैं अगेन। और इसका कोई इसके अलावा जो है, जब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम इसकी शिनाख्त किस तरह कर सकते हैं, तो हम इसको फिजिकल एग्जामिन, सबसे पहले इंसान खुद फिजिकली उसको एग्जामिन कर सकते हैं। यानी कि आप उसको प्रेस करके देखें, अगर वो सॉफ्ट हैं और वो प्रेस करने पे मतलब थोड़े से मूव हो रहे हैं और उसके अलावा आपको पेन नहीं कर रहे, या कुछ केसेस में पेन भी करते हैं। सही। और उसके जो है वो डेप्थ जो है उससे भी हमें आइडिया हो जाता है कि ये कि वो प्रेस करने से कितना नीचे तक जा रही है, कि वो आपके कितना मतलब गिल्टी का साइज कितना है। सही। जैसा कि अभी हमने बात की थी कि वो 5 सेंटीमीटर से कम होता है और वो ज़्यादा गहरे नहीं होते ये वाले ट्यूमर्स जो हैं, क्योंकि बिल्कुल सबक्यूटेनियस लेयर में प्रेजेंट होते हैं, तो इतने ज़्यादा मतलब अंदर नहीं होते। सही शेजा, अभी भी कुछ लोग इसीलिए कंफ्यूज हैं कि कैंसर वाली गिल्टी भी बता दें कि वो किस तरह की होगी। आपने ये बताया कि ये नर्म है, तो कैंसर वाली गिल्टियां जो हैं वो सख्त होती हैं, और उसके अलावा ये है कि वो पेनफुल होती हैं। वो ज़्यादा पेनफुल होते हैं कि आपको कहीं भी जिस्म के हिस्से बनी है तो वो पेनफुल है। और अगेन बिनाइन और मैलिग्नेंट में डिफरेंस यही है कि बिनाइन ने एक जगह पे बन के वो वहीं पे एक्यूमुलेट होती रहती है, वहीं पे रहती है। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं वो एक से ज़्यादा जगह पे होते हैं, वो मजीद उसकी रैपिड और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है। जी शदा, फेसबुक पर हमारे साथ बहुत सारे लोग इस टाइम कनेक्टेड हैं और सबके बहुत सारे सवाल हैं। नदीम अब्बास साहब हैं, कह रहे हैं कि मेरे फादर के बाजू में गिल्टी है और खून वाली है, तो ये बता दें कि इसकी क्या वजह है। अगेन हमने जैसा इसकी एक रीज़न ये भी हमने डिस्कस की थी कि वो खून जो है वो उसकी प्रॉपर क्लिनजिंग नहीं हो रही होती। सही। ये भी एक रीज़न होती है कि जिसमें पर फोड़े बन जाते हैं, ये गिल्टियाँ बन जाती हैं। तो हमें अपनी डाइट जो है वो किस तरह की रखनी है, ये एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमें क्या क्या चीज़ें जो अपनी डाइट में हमें इंक्लूड करनी चाहिए। मोस्टली जो है वो लोग इस तरह के करते हैं कि हम अगर कड़वे जो है मशरूबात का इस्तेमाल करेंगे, या कड़वी बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं इस तरह की कोई भी गिल्टियाँ बन जाए या बिल्कुल ऐसा है। बहुत से लोग नीम के पत्तों को भी ये कंसिडर करते हैं कि ये फोड़े बन गए या गिल्टियाँ बन गई हैं, ब्लड साफ नहीं है, तो ब्लड साफ करने के लिए आप ऐसी चीज़ें यूज़ करना शुरू कर दें। तो इसके अंदर मेन क्या चीज़ है, मतलब क्या चीज़ है जो हमारी खून को साफ कर रही होती है। ठीक है। और खून अगर आपका साफ नहीं है, अगर आपका लिवर प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा, तो आपको जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो भी इफेक्ट होने लग जाता है। बिल्कुल जी शजा, यहीं पे साथ साथ रहनुमाई करते जाएं। सवालात बहुत ज़्यादा हैं आप लोगों के, पूरी कोशिश है कि सभी लोगों के सवालात के जवाब दिए जा सकें। लेकिन आज का मौजू चूंकि हमारा यह है कि गिल्टियों का इलाज हम ग़िज़ा के साथ कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले शजा ये रहनुमाई कर दें कि कौन कौन सी ग़िज़ाएँ, मतलब जो पर्सन इस मर्ज़ में लाहक है, उसको ये गिल्टियाँ बन रही हैं, उसके लिए ग़िज़ाएँ कौन कौन सी हैं, किन चीज़ों को उसको माइनस कर देना चाहिए, किन चीज़ों को उसको अडॉप्ट करना चाहिए, वो तमाम बता दें। सबसे पहले माइनस जिस चीज़ को करना चाहिए वो ऑयली और फ्राइड चीज़ें हैं। मतलब ऑयली और फ्राइड चीज़ों में ज़्यादा इस टाइम फोकस कर रही हूँ क्योंकि मेन उसका कॉज ही मतलब फैटी टिश्यूज एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो आपको सबसे पहले अपने अपनी जो डाइट है उसमें से आपको बैड फैट्स जो हैं वो रिमूव करने हैं। सही। फैट्स खत्म करने का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं होता कि हमने हर किस्म की चिकनाई जो है वो निकाल देनी है अपनी डाइट से, बल्कि हमें गुड फैट्स जो हमें उनको लेना है। ठीक है। और बैड फैट्स को हमें अवॉइड करना है। इवन जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स होते हैं या जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, उनकी डाइट में से भी बिल्कुल फैट्स जो हैं वो उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे ब्रेन की जो फंक्शनिंग है उसके लिए फैट्स एक इम्पॉर्टेंट सही। सो यहाँ पे ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमें गुड फैट्स लेने हैं और हमें बैड फैट्स जो हैं उनको माइनस करना है। उसके अलावा हमें क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट करनी है, उसके अलावा हमें जो चीज़ें लेनी हैं जो आपके खून की भी सफाई करेंगे और जो आपका ओवरऑल अच्छा, तो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। ठीक है। ये जो फूड ग्रुप है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप रिकमेंड कर रहे हो कि फ्रूट खाना चाहिए या फ्रूट का जूस ज़्यादा फायदेमंद है इस चीज़ के लिए? जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है क्योंकि फ्रूट जूस में अगेन उसकी सर्विंग्स जो है वो ज़्यादा हो जाती हैं। बिल्कुल सही है। जब हम बात करते हैं कि एक फ्रूट जो है वो भी अगर हमें 60 कैलोरीज दे रहा है
60 to 80 कैलोरीज अगर हमें दे रहा है, तो जब हम फ्रूट जूस लेते हैं तो वो उसकी कैलोरीज ऑब्वियसली वो एक फ्रूट की नहीं होती, बल्कि उसमें ज़्यादा 60 से अबव कैलोरीज हो जाती हैं। तो इसीलिए फ्रेश फ्रूट्स जो हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसके अलावा हम लोग क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं। एप्पल एक बहुत अच्छा है सोर्स है, जिसमें अगेन ग्लूटाथायोन है, फ्लेवोनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें ऐसे मतलब एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे खून को साफ़ करते हैं। सही। बीट्स हैं, यानी कि चुकंदर वगैरह या इसकी फैमिली से जितने भी वेजिटेबल्स यूज़ करने चाहिए आपको, हमें यूज़ करनी चाहिए। अगेन इसमें भी ग्लूटाथायोन होता है। उसके अलावा जो हमारे क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं उसके अंदर क्या क्या आ जाती हैं, इसमें कॉलीफ्लावर आ जाता है, कैबेज आ जाता है, टर्निप्स आ जाते हैं, और इस किस्म की ब्रोकली वगैरह तमाम जो है वेजिटेबल्स ये क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में आ जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी है। तो शिता, ऐसे पर्सन को ग़िज़ा की क्वांटिटी का भी ख्याल रखना चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ खा लेनी चाहिए कि ये गिल्टी जल्दी खत्म हो जाएगी? ये अगर हम करते हैं, हम इवन बाज़ लोग ऐसे भी करते हैं कि अगर दवाइयाँ हम ज़्यादा इस्तेमाल करें तो जल्दी आराम आ जाएगा। हर चीज़ की ज़्यादती जो है वो नुकसानदेह है, सो हमें उसकी एक प्रॉपर सर्विंग साइज़ में रहते हुए हमें वो चीज़ कंज्यूम करनी है। लेकिन हमें जो है हमें जो हमारी ऑप्शंस हैं हमें वो उनको वाइजली सिलेक्ट करना है। सही। कि जहाँ पे हम लोग हम बैड ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं, हमें वो चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी। गुड़ जो है वो बहुत अच्छा है आपके खून को साफ़ करने में। अच्छा, ठीक है, गुड़ बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा अगर हम जितने भी विटामिन सी रिच फूड्स की बात करते हैं वो बहुत अच्छे हैं, जिसमें आजकल स्ट्रॉबेरीज़ का मौसम हम वो भी ले सकते हैं। अमरूद उसके लिए बहुत अच्छा है, विटामिन सी रिच की अगर हम बात करते हैं तो। और उसके अलावा जितने भी हमारे जो है डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की हमने बात की है, कैरेट्स की बात की है, चुकंदर की बात की है। उसके अलावा लेमन बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जहाँ हम इसकी बात करें कि हमें ऑयल जो है उसको हमें स्किप करना है, उसमें ऑलिव ऑयल जो है वो बहुत अच्छा है हमारे खून को साफ करने में, या हमारे लिवर जो है उसको मतलब उसकी फंक्शन को एनहांस। बिल्कुल शिजा, ऑलिव ऑयल भी यहाँ पे आप ब्रीफ कर दो, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि ऑलिव ऑयल भी 2 टाइप्स के हैं। तो हमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ करना है, क्योंकि आपकी जो लिवर है उसको मतलब लिवर जहाँ पे आपके उसके पूरे ब्लड को क्लिनस कर रहा है, ऑलिव ऑयल जो है वो इटसेल्फ लिवर को क्लेंस करता है और उसकी फंक्शन को एनहांस करता है। और जब उसकी लिवर की फंक्शनिंग एनहांस होगी आपकी, ऑटोमेटिकली हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी अच्छा। बिल्कुल जी। और ये ऑलिव ऑयल हमें खाने में, मतलब आपने कोई सब्जी बनाई है तो उसमें यूज़ करना है, पर वो कर सकते हो। ठीक है, उसके ड्रेसिंग वगैरह के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन आप उसको वैसे पी भी सकते हो, लेकिन अगेन इसकी जो सर्विंग है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ठीक है, कि आपने दिन में 1 टेबलस्पून से आप एक्सीड ज़्यादा नहीं पीना। तो इसको मतलब एक वीक में कितनी बार आपको पी लेना चाहिए आपके लिए फ़ायदेमंद होगा? जैसे अगर आप अपनी डाइट में बाकी चीज़ें भी आपने इंक्लूड की हुई हैं, आपने वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स इंक्लूड की हुई हैं, इवन करेला जो है जिस हम बिटर गार्ड की बात करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके खून को साफ़ करने में। ठीक है। और ये कि हम जब बाकी फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ले रहे हैं तो साथ आप उसको अगर हम सैलेड बना रहे हैं तो उसके ऊपर थोड़ी सी ड्रेसिंग कर लो, वो आपके लिए नुकसान है, आप डेली भी इवन वो कर बिल्कुल जी। शहज़ाद असगर अली साहब हैं, आपको बहुत ज़्यादा दुआएं दे रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का, आपकी दुआओं का। कह रहे हैं कि मैडम मेरे जिस्म में 3-4 जगहों पर गिल्टियां हैं, इसकी असल वजह बता दें कि ऐसा क्यों है, क्यों 3-4 जिस्म पर जगह जगह पर गिल्टियां हैं 3-4? सबसे पहले अपनी रूटीन चेक करें, क्या ये मतलब अपनी डाइट ठीक ले रहे हैं, डाइट में भी फाइबर रिच फूड्स ले रहे हैं। उसके अलावा अगर ये अपने फाइबर रिच फूड्स में कौन कौन से फूड्स आ जाएंगे? जितने भी रेशेदार ग़िज़ाएं जो हैं, जैसे हम अगर अनाज की बात करते हैं तो गंदम और गंदम से बनी चीज़ें जो है वो फाइबर रिच होते हैं। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं जिनमें चुकंदर आ जाते हैं, सेब आ जाता है, केला आ जाता है, इस तरह वाली चीज़ें वो फाइबर रिच में आ जाती है। और इसके अलावा वो भी साथ साथ सब चीज़ें हैं जो आपने पहले डिस्कस कर दी कि गिल्टी की सबसे पहले टाइप देखें। उसके अलावा आप ये देखें कि हमारा जो रूटीन है वो किस किस्म की, अगर हम हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें हैं या बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें हैं, अगर हम बाज़ार की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें अपने उन जो फैक्टर्स हैं हमें पहले उनको कंट्रोल करना है। आप उनको कंट्रोल करके देखें, आपकी जो है ऑब्वियसली अगर आपका खून साफ बनेगा, आपका खून बिल्कुल ऐसा है तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अभी तो वैसे भी क्योंकि रमज़ान के दिन चल रहे हैं तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे पेशेंट जो इस तरह की गिल्टियों के मर्ज़ में मुब्तला है, अगर रमज़ान के दिन चल रहे हैं, अगर उनका रोज़ा
रोज़ा भी है, तो कोशिश करें कि ऐसी चीज़ों को अपनी ग़िज़ा में से माइनस कर दें। वकास शबीर साहब हैं, कह रहे हैं कि मैडम बता दें कि कौन से फ़ैट्स इन गिल्टियों की सूरत में अच्छे हैं और कौन से फ़ैट्स जो हैं वो बुरे हैं। ओमेगा 3 फैट्स जो हैं वो अच्छे फैट्स हैं, जिसमें हम लोग अलसी के बीज जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जब हम अभी बात कर रहे थे कि हमें कौन कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए, तो उनमें से एक फ्लेक्स सीड्स भी हैं, और इवन फ्लेक्स सीड ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कि आप वहाँ पे करें, मतलब आप उसका मसाज भी कर सकते हैं, क्योंकि फ्लेक्स सीड्स जो हैं वो फैट डिज़ोल्व करते हैं। ठीक है, तो वो इसलिए ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। अलसी के बीज इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा वॉलनट्स, बादाम, ये सारी चीज़ें जो हैं जो ओमेगा 3 के रिच सोर्सेज हैं, आप वो उनको इस्तेमाल करें, यानी कि जिसमें कुष्ठ में वजात आ जाते हैं। अगेन उसके जो सर्विंग साइज़ है उसका आपने ख्याल रखना है कि ये नहीं है कि आप उसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं। वॉलनट्स ले रहे हैं तो 1 से 2 से ज़्यादा, 1 से 2 आप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा ना। सही। और अगर आप बादाम ले रहे हैं तो 7 मैक्सिमम आप 7 तक ले लें, उससे ज़्यादा ना आप इस्तेमाल करें। तो हमें और अगर आप अलसी के बीज आप वैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि अलसी के बीज जो है बेहतर है कि आप उनको सोक करके उसके बाद लें, क्योंकि उसका जो आउटर जो उसकी होती है, उसकी जो लेयर होती है वो फाइबर रिच होती है। और इसको कितनी देर तक आपको भिगो कर रखना है और उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो? रात के लिए आप भिगो दें थोड़े से पानी में, आप 1 टीस्पून आप ले लें, मतलब एनफ। अगर आपने डेली इस्तेमाल करना है तो 1 टीस्पून ठीक है। उसकी तो आप वो ठंडा ही होगा, उसकी तासीर ठंडी होगी या गर्म होगी? उसकी तासीर का ऐसा नहीं है कि हम कहें कि हम ये ले सकते हैं या हम नहीं ले सकते, हम उसको बिल्कुल ले सकते हैं। 1 टीस्पून आप उसको रात को भिगो दें थोड़े से पानी में, सुबह वो फूल भी जाएंगे और जेल लाइक कंसिस्टेंसी में आ जाते हैं। ठीक है, तो आप उसको चबा के इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अपने खानों में हल्दी का इस्तेमाल, हल्दी मोस्टली हम लोग करते हैं कि अगर कोई भी हमें चोट वगैरह लगी या मोस्टली इस तरह के लिए, बिल्कुल उसकी सोजिश खत्म करने के लिए हम उस चीज़ को यूज़ करते हैं। लेकिन इसके अलावा इसके अंदर जो करक्यूमिन जो एक इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है उसमें एंटीबैक्टीरियल भी प्रॉपर्टीज होती हैं। टर्मेरिक की बात कर रहे हैं, हल्दी की बात कर रहे हैं, तो उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है इसके लिए। और लहसुन, तो लिपोमास के जो पेशेंट्स हैं वो टर्मरिक को कैसे यूज़ करें? आप उसको खानों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको दूध में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कि हमें अपनी जो फूड है उसमें से हमें डेयरी आइटम्स भी हमें माइनस नहीं करने, हम दही वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम फेनुग्रीक सीड्स जो है, मेथी दाना, हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा है। ग्रीन टी जो है वो अगेन एक बहुत अच्छी है, मतलब उसमें आप थोड़ी सी जिंजर और मिंट वगैरह डाल के आप इस्तेमाल करें, मतलब वो तमाम चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी है जो हमारे खून को साफ मज़ीद करें। शहज़ाद अहमद जहाँ ज़ेब का क्वेश्चन था हमारे पास, कह रहे थे कि अगर पाँव के नीचे आपको कोई चीज़ सख्त फील हो रही हो, पंजे के नीचे वाली साइड पे, तो क्या सूरत हाल है कि वो गिल्टी ही बन रही है या क्या वजह है? क्योंकि जो आपने सिम्टम्स बताए हैं कि ये इन जगहों पर हो सकती है, तो पाँव के नीचे भी क्या ये गिल्टी बन सकती है? एक तो हमें उसको साइज देखना, उसके अलावा बाज़ जगहों पे क्या होता है कि अगर इनको लग रहा है कि बहुत सख्त सा कुछ बन रहा है, तो वो वॉट्स भी होते हैं। एक अगेन ये डर्मेटोलॉजी की साइड पे चली जाती है कि वो ब्लैक कलर के बन जाते हैं, वॉट्स बन जाते हैं, जो मोस्टली जो है वो इतने बड़े नहीं होते साइज में, लेकिन वो मोस्टली ब्लैक कलर में होते हैं, या गिल्टियाँ सी थोड़ी सी बन जाती हैं, जिनको हम सर्जिकली ही रिमूव करते हैं। तो अगर आप अपनी डाइट वगैरह ठीक रखते हैं तो ऑब्वियसली ये चीज़ें मतलब आपकी जिस्म पे नहीं बनती, आपकी स्किन भी क्लियर रहती है, आपका खून साफ रहता है, तो ये गिल्टियाँ या फोड़े वगैरह इस किस्म की आप सिचुएशन से बच। ठीक है जी। वहीदा रहमान है हमारे साथ, कह रही हैं कि मेरे शोल्डर पर एक गिल्टी है, उसको प्रेस करने से वाइट कलर का जो मवाद है वो निकलता है और वो बहुत स्मेली होता है, तो बता दें कि ये किस टाइप की गिल्टी है? ये जैसा अभी हम लोगों ने बिनाइन लिपोमास की बात की कि उसमें जो है वो भी उसमें फिल्ड हो जाते हैं लिक्विड जो है, और उसको मोस्टली जो है प्रेस करने से निकल आता है फ्लूइड जो है। बिल्कुल, तो आपने भी डिस्कस किया भी था इस बारे में। तो इसको आपने एक तो आप कोशिश करें कि अगर जितना मतलब खुद से अगर आप उसको रिमूव कर सकती हैं तो आप करें, मतलब जैसे कि आप उसको वहीं पे रहने देते हैं, सही उस जगह पे जितना प्रेस होकर वो फ्लूइड निकल जाता है तो वो आपके मतलब अच्छा है वो, ठीक है, हो जाता है। अदरवाइज आप इसको डॉक्टर से ज़रूर रिकमेंड करें और उसको मतलब सर्जिकली अगर रिमूव करें। उनका ये भी पूछना है कि स्मेली है तो ये किस टाइप की गिल्टी है? पॉसिबल है कि बिनाइन लिपोमास, ठीक है, अगर उसको प्रेस करने पे फ्लूइड निकल रहा है तो बेहतर है कि आप उसको प्रेस करके फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा निकाल दें ताकि वो ख़त्म हो जाए वहाँ से। ठीक है, और ये जब तक निकलता रहेगा तो क्या कैसे पता चलेगा कि ये पूरे का पूरा मवाद निकल चुका है? नीचे से ब्लड आना शुरू हो जाएगा? वंस के वो ख़त्म हो जाता है, फ्लूइड निकलना बंद हो जाता है और मतलब एंड में ब्लड लाइक जो है वो भी होता है, तो वो आपके खुद ही वो आपकी जो गिल्टी बनी होती है वो वहाँ से जगह जो है वो बिल्कुल सही। अब ये बिल्कुल इस तरह से जैसे अगर आपको कोई पिंपल फेस पर हो गया तो उसमें से जब एक्ने निकल जाता है तो वो
स्मूथ हो जाता है अपनी जगह से। सरदार अहमद साहब हैं, कह रहे हैं कि मेरी भाभी की गर्दन में सामने जो हमारी मतलब फूड की नाली है उसके साथ गिल्टी है, तकरीबन उसको 5 साल हो गए हैं, कोई पेन भी नहीं होता, लेकिन इसको क्या ऑपरेशन के साथ ख़त्म किया जा सकता है, खाने पीने में तकलीफ भी उनको नहीं होती। जैसा कि अभी हमने टॉन्सिल्स की बात की थी कि उसमें भी ये है कि मोस्टली हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, एक बन जाते हैं या बाज़ का एक से भी ज़्यादा गिल्टियाँ बन जाती हैं गर्दन के आसपास, तो वो टॉन्सिल्स की वजह से। इनका तो टाइम पीरियड भी बहुत ज़्यादा हो गया, 5 साल का टाइम पीरियड बता रहे हैं। तो वो हमें क्योंकि वो हमें नहीं पेनफुल नहीं होती, मोस्टली टॉन्सिल्स में भी ऐसे होता है, बाज़ का वो पेनफुल होते हैं लेकिन बाज़ का वो पेनफुल नहीं होते। सही, तो वो पूछ रहे हैं कि उसको ऑपरेट के साथ खत्म करवा दिया जाए या ना करवाया जाए। जरूर रिकमेंड करें, अगर डॉक्टर कह रहे हैं तो वो आप उसको ऑपरेट से खत्म करें क्योंकि खत्म हो सकती है। ठीक है जी शहज़ाद, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बातें थी आज के शो में हम लोगों की कि गिल्टियों का इलाज हम कैसे ग़िज़ा के साथ कर सकते हैं। ग़िज़ाएँ भी शहज़ाद ने शो में डिस्कस की, तफसील से आपको बताई कि कौन सी ग़िज़ाएँ आपको गिल्टियों के इलाज में माइनस कर देनी है और कौन सी ग़िज़ाओं को आपको अपनी खुराक का हिस्सा बनाना है। शहज़ाद, चूँकि प्रोग्राम का दुरानिया हमारा बहुत मुख्तसर और ख़त्म होने वाला है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी तफसीली रहनुमाई का, बराह रास्त लोगों की मतलब आपने रहनुमाई की, उसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमने पूरी कोशिश की कि मौजू से मुतालिक हमारे पास जितने भी आप लोगों के सवाल आ रहे हैं उन तमाम के तफसीली जवाब दी जा सके, लेकिन अभी भी क्योंकि सवालात का सिलसिला जारी है, वो लोग जिनके सवालात के जवाब अभी नहीं दी जा सके वो बिल्कुल परेशान ना हो, हमारी टीम आपके सभी सवालात के तफसीली जवाब दे देगी। इसी के साथ अपनी होस्ट नादिया नाज को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।